बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेसिकली जो हमारे यानी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में एक तो फाइनेंसिंग का ये तरीका होता है कि हम बैंक से जो है ना शॉर्ट टर्म लोन ले लें। दूसरा ये कि जो हम कहीं से सामान या चीज़ें उधार से लेते हैं, जैसे हमारी कोई इन्वेंट्री हमें बाय करनी है तो वो इन्वेंट्री हम जो है ना अपने जो भी सप्लायर है उनसे जब बाय करते हैं तो वो भी जो है ना उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें पैसे वापस करने होते हैं। तो अब उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आप वो पैसे टाइम से पहले अगर दे देते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, तो फिर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम वो डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो वो भी एक तरह की हमारी कॉस्ट होती है। तो बेसिकली हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, हम समझते हैं कि ये डिस्काउंट बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत फ़र्क होता है। और उस डिस्काउंट को अवेल ना करने की भी एक कॉस्ट होती है, क्योंकि डिस्काउंट अगर हम अवेल करेंगे तो हमें थोड़ी अर्ली पेमेंट करनी पड़ती है। अर्ली पेमेंट के लिए फिर हमें जो या तो अपनी कोई चीज़ सेक्रीफाई करनी पड़ती है, यानी कैश वगैरह जो हमारे पास पड़ा हुआ होता है किसी इमरजेंसी के लिए, या तो फिर हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक से करके उनको पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर हम जो है ना वो अर्ली पेमेंट नहीं कर पाते, हम कहते हैं कि ठीक है हम जो है ना वो जो कोई रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उसको अवेल करेंगे, तो फिर उसमें एक नुकसान ये होता है कि अर्ली पीरियड की वजह से जो कंपनी हमें डिस्काउंट दे रही होती है वो डिस्काउंट पर हमें नहीं दिया जाता। तो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फोकस की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुमेरा कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल ऑन टर्म्स ऑफ 210 एंड 30 नेट 30। 210 का मतलब है अगर सुमेरा कंपनी जो है 10 दिनों के अंदर विद इन 10 डेज अगर वो पेमेंट करते तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10 दिनों में पेमेंट नहीं करती तो नेट 30 दिनों के अंदर वो पेमेंट करेंगे, पूरी पेमेंट करेंगे। यानी अगर 100 रुपये का उधार लिया है तो 10 दिनों के अंदर अगर वो पेमेंट करते हैं तो उनको जो है ना 98 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी 2 रुपये उनको छूट होगी, 2% उनको रियायत होगी। लेकिन अगर नहीं पे करते 10 दिनों के अंदर तो 10 दिनों के बाद जो है ना वो मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर पे कर सकते हैं। और 30 दिनों के अंदर अगर 10 दिनों के बाद अगर पे करेंगे तो फिर जो है उनको 100 रुपये पूरे देने पड़ेंगे, 98 नहीं देने पड़ेंगे। यानी 2 रुपये जो रियायत है वो सिर्फ 10 दिनों तक पेमेंट करने की वजह से होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। A review of the company records by the owner, Ms. Sumera, revealed that payments are usually made 15 days after purchases are received. जिस मिस्टर सुमेरा ने ये देखा है कि उनकी कंपनी जो है जैसे ही उनकी परचेजेस यानी वो माल उनका सामान जो है वो आ जाता है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब मसला इसमें ये है कि अगर वो 10 दिन में पेमेंट करते तो उनको 2% डिस्काउंट मिलता, लेकिन ये 15 दिन में पेमेंट कर रहे हैं तो अब ये डिस्काउंट उनको नहीं मिलेगा। हालांकि उनका मैक्सिमम पीरियड जो है ना 30 दिन तक वो चाहें तो वो पैसे को रोक सकते हैं, उनको 30 दिन के बाद दे दें। लेकिन चूँकि ये इनको जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन जो है वो कर तो रहे हैं, लेकिन ये कि वो 10 दिन में अगर वो कर लेते तो उनको 2% डिस्काउंट मिलता, लेकिन वो चीज़ वो अवेल नहीं कर रहे। तो यानी 15 दिनों में पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब वो पूरी पेमेंट कर रहे हैं, यानी जस्ट डिस्काउंट के पीरियड के 5 दिन बाद वो पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन तक तो डिस्काउंट पीरियड है तो उसके ठीक 5 दिन बाद वो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और 5 दिन बाद वो अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो 2% डिस्काउंट को लूज़ कर रहे हैं। When asked why the firm did not take advantage of its discounts, the bookkeeper Mr. नोमान, ठीक है, जब नोमान से पूछा गया कि भाई ये डिस्काउंट क्यों नहीं अवेल करते तो नोमान ने जवाब दिया, नोमान रिप्लाइड दैट इट कॉस्ट ओनली 2% फॉर दीज फंड्स, कि अगर हम ये जो है डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2% नुकसान हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो वो 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी अगर हम 100 रुपये की चीज़ बाय कर रहे हैं तो वो 98 रुपीज़ हमसे लेंगे, तो वो 2 रुपये बचाने के लिए 2% बचाने के लिए जो है हम अर्ली पेमेंट करें, जिसके लिए फिर हमें जो है ना वी आर द बैंक लोन वुड कॉस्ट द फर्म 12%। तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास जो 10 दिन में पैसे नहीं हो पाते तो हम 2% के चक्कर में जो है वह 12% का लोन तो नहीं ले सकते। तो इस किस्म की उन्होंने एक
जो अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, व्हाट मिस्टेक इज मिस्टर नोमान मेकिंग, मिस्टर नोमान कौन सी मिस्टेक कर रहा है, कौन सी गलती कर रहा है। तो देखिए 2% ये जो कॉस्ट मिस्टर नोमान को पे करनी पड़ रही है वो सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि देखें, अगर 1 दिसंबर को नोमान अगर बाय करता है कोई भी चीज़, अगर सुमेरा कंपनी यानी बाय करती है, नोमान तो उसको मामला देख रहा है, 1 दिसंबर को अगर वो देख रहे हैं, 10 दिसंबर तक अगर वो पेमेंट करते हैं तो उसको 100 रुपये के बजाय उनको 98 पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी 10 दिसंबर तक अगर पेमेंट हो जाती है तो 100 के बजाय उनको 98 रुपीज़ पेमेंट करनी है। लेकिन अगर वो 15 दिसंबर को पेमेंट करते हैं, 15 दिसंबर को अगर वो पेमेंट करते हैं तो वो उनको 98 की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि 100 रुपये पूरे पेमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि ये 15 दिन के अंदर पेमेंट करें। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 दिन लेट पेमेंट करने की वजह से उनको ये 2% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ 5 डेज़ उन्होंने लेट किया, 10 के बजाय 15 दिन कर दिया, तो उनको ये 2% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये 2% का जो नुकसान है, ये 2% जो कॉस्ट, यानी बेसिकली अगर कोई कंपनी डिस्काउंट अवेल नहीं कर रही तो उसका एक तरह से उसका नुकसान हो रहा है ना, वो ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो उनको समझो कि एक तरह की ये उनको कॉस्ट है कि आप दूसरे के पैसे, जो इन्वेंट्री जहाँ से आपने बाय की है उनके पैसे अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो यूटिलाइजेशन की वजह से आप यानी 10 दिन के बजाय उनको 30 दिन में पेमेंट करेंगे। यहाँ पे तो 15 दिन में हो रही है, तो 15 दिन में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी 5 दिन अगर आप किसी के पैसे ज़्यादा दिन रोकते हैं तो आपको 98 के बजाय 100 पेमेंट करनी पड़ रही है। यानी 2 रुपये, हर 100 रुपये के एवज 2% आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो वो सिर्फ फंड ज़्यादा दिन अपने पास पैसे रोकने या ज़्यादा जल्दी अर्ली पेमेंट वापस ना करने की वजह से ये पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। तो ये जो 2% जो ये उनको पे करना पड़ रहा है या जो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो सिर्फ 5 दिन लेट पेमेंट की वजह से उठाना पड़ रहा है। 5 डेज़, यानी ये 5 डेज़ की कॉस्ट है। अब 5 डेज़ देखें, साल में 5 डेज़ जो है वो यानी ये जो 12% जो रेट है बैंक का, ये इंटरेस्ट जो है, ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट बैंक की, ये 12% एनुअल है। लेकिन ये 2% सिर्फ 5 दिन लेट पेमेंट की वजह से हो रहा है। तो 5 दिन जो है, यानी अगर 5 डेज़ का अगर हम एक यूनिट बना लें तो 5 डेज़ जो है महीने में 6 मरतबा आते हैं, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और 5 डेज़ का अगर हम एक काउंट करें तो 10 डेज़ जो है उसमें के अंदर ये 5 डेज़ 2 टाइम्स आएंगे, 15 डेज़ में 3 टाइम्स। तो महीने में 6 मरतबा 5 दिन आते हैं। और साल में जो है तकरीबन ये 5 दिन जो है 72 टाइम्स आते हैं। यानी 5 तो साल में चूँकि 360 दिन तो नहीं होते, 365 दिन होते हैं, तो तकरीबन 73 टाइम्स जो है वो ये जो हमारे पास 365 बल्कि 366 दिन जो है ना, वो साल में 365 या 66 दिन होते हैं। तो ये साल में, तो उसमें ये 2% अगर 5 दिन में नुकसान हो रहा है तो 10 दिन में 4% हो जाएगा, ये 15 दिन के में 6% होगा। तो अगर साल में होगा तो ये तकरीबन 100 यानी 73 मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे तो 146% अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन 150% के करीब ये जो कॉस्ट बनेगी। तो यानी मिस्टर नोमान क्या गलती कर रहा है, मिस्टर नोमान ये 2% को जो कंपेयर कर रहा है, जो कि 5 दिन की कॉस्ट है, उसको पूरे साल की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है। तो ये जो है ना कंपैरिजन सही नहीं है। या तो उसको एनुअल टर्म में कन्वर्ट किया जाए। अगर इसको हम एनुअल टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 150% के करीब बनेगा। और अगर उसको हम जो है ना 5 डेज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 12% को जो है हमें सबसे पहले तो 365 दिनों से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो डेली रेट निकल आ जाएगा। 12% डिवाइडेड बाय 365 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 डेज़ करेंगे तो उसका जो है ना 5 दिनों का रेट आ जाएगा। तो या तो उनको 5 दिनों पे लेके जाएं या तो उनको साल पे लेके आएँ। तो हम इसको साल पे लेके जाते हैं, इसका फार्मूला है। लेकिन ये कि अभी नोमान जो गलती कर रहा है वो 5 डेज़ को के रेट को साल के रेट के साथ कंपेयर कर रहा है। तो मिस्टर नोमान इज़ कन्फ्यूजिंग द परसेंटेज ऑफ यूजिंग फंड्स फॉर डेज विद द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स फॉर ईयर। मिस्टर नोमान जो गलती कर रहा है वो डेज़ की कॉस्ट को ईयर की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे फॉर यूजिंग
ऑफ यूजिंग फंड्स जो है ऑफ यूजिंग 2 मरतबा आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दें, ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो कुछ दिनों की कॉस्ट को साल की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है, जो कि पैरामीटर ही गलत है। दीज कॉस्ट आर क्लियरली नॉट कंपेरेबल, जो कि कंपेयर नहीं हो सकती, लाजमी बात है। कहाँ 5 दिन की कॉस्ट, कहाँ 1 साल की कॉस्ट, तो ये कंपेयर नहीं हो सकते। वन मस्ट बी कन्वर्टेड टू द टाइम स्केल ऑफ द अदर, ठीक है। आपको एक दूसरे की कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए उसको अपने टाइम स्केल पे लाना पड़ेगा, या तो उसको एनुअल टर्म पे लेके जाएं या 12% को 5 डेज पे लेके आ जाएं, तो ही फिर कंपेयर हो सकते हैं। तो अब व्हाट इज़ द नॉमिनल एंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट। अब हम उसको एनुअल टर्म में 2% को कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए फार्मूला है नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ट्रेड, जिसमें डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय n माइनस डिस्काउंट डेज। अब देखें ऊपर जो है 2 की कंडीशन है, 2% ये डिस्काउंट है, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 2 क्या, तो 98 आ गया। 365 फार्मूले का है, n यानी ये 15 दिनों में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे n 15 दिन है। डिस्काउंट डेज जो है 10 दिन थे, तो 15 माइनस 10 हमने किया तो ये 5 डेज आ गया। कैलकुलेट किया तो 149 डेज जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये नॉमिनल एनुअल रेट है जो हम पे कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट अवेल ना करने की वजह से हमें तकरीबन 150% जो है वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। मिस्टर नोमान ये 2% सिर्फ 5 दिनों की कॉस्ट को कंपेयर कर रहा था सालाना 12% के साथ, लेकिन अगर हम इस 2% को सालाना पे लेके जाएं तो ये तकरीबन 150% कॉस्ट बन रही। अब एक तो ये नॉमिनल रेट होता है, एक होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट अगर जो है फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक तो होता है नॉमिनल रेट, यानी बैंक आपको कहता है कि हम आपसे 12% चार्ज करेंगे सालाना, और वो कंपाउंड भी अगर साल में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉमिनल रेट भी वही है, इफेक्टिव रेट भी वही है। लेकिन बैंक कहता है कि नहीं, हम आपसे 12% जो चार्ज करेंगे वो जो है सेमी एनुअल कंपाउंड होगा, सेमी एनुअल कंपाउंड होगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आप 100 रुपये बैंक में रखवाते हैं और 1 साल के बाद वो पैसे आप वापस लेते हैं, तो अगर 12% डिस्काउंट 12% इंटरेस्ट रेट है और कंपाउंड एनुअल है, तो 100 रुपये को अगर हम बैंक में रखवाएंगे तो 1 साल के बाद वो 112 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सालाना जब कंपाउंड होता है तो एनुअल कंपाउंडिंग जब भी होती है तो नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट बराबर होते हैं। लेकिन अगर एनुअल कंपाउंड ना हो, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सेमी एनुअल कंपाउंड हो रहा है, तो अगर 100 रुपये आप बैंक में रखवाते हैं तो जो है अगर आप 100 रुपये को यानी सेमी एनुअल पे कंपाउंड कर रहे हैं तो 12% को हम डिवाइड बाय कर देंगे 2 करने के बाद हमारे पास 6% रेट आ जाएगा। तो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1.06 करेंगे तो हमारे पास 106 रुपये बन जाएंगे। ये तकरीबन 6 महीने के बाद ये अमाउंट बनेगा, ठीक है। फिर फर्दर 6 महीने के लिए यानी 7वें महीने से 12वें महीने में अगेन 1.06 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साल के एंड में ये जो अमाउंट बनेगा वो 112 पॉइंट समथिंग बनेगा। यानी अगर आप एक अमाउंट को साल में 2 मरतबा कंपाउंड करें 6 महीने के बाद, या 4 मरतबा कंपाउंड करें यानी क्वार्टरली, या मंथली कंपाउंड करें यानी महीने में, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो ग्रेटर आएगा अगर साल में जो है एक ही मरतबा कंपाउंड हो रहा है। यानी 100 रुपये अगर आप बैंक में रखवाएं और उसको 12% एनुअल कंपाउंड करें तो वो साल के एंड में 112 बनेगा। लेकिन अगर 100 रुपये आप बैंक में रखवाएं और उसको सेमी एनुअल कंपाउंड करें तो वो साल में जो एंड में अमाउंट बनेगा 112 रुपये से ज़्यादा बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब कंपाउंडिंग पीरियड 1 साल में ज़्यादा होते हैं तो जो इफेक्टिव कॉस्ट होती है वो नॉमिनल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 149% हमारा नॉमिनल रेट आ रहा है, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो उसका फार्मूला तकरीबन सेम है, यानी 1 प्लस उसके बाद ये पूरा टर्म हम यहाँ लिखेंगे और ये वाला जो टर्म है वो उसकी पावर में आ जाएगा, एन में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 100 - 2 यानी वही 2 डिवाइडेड बाई 98 हो गया, ठीक है। उसके बाद 365 15 - 10, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है। फार्मूले का जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 337%, 330 यानी इफेक्टिव कॉस्ट जो है तकरीबन 337% जो है हमें पे करनी पड़ी, ठीक है। ये पार्ट बी था।
parts. If the firm could not borrow from the bank and were forced to resort to the use of the trade credit funds, what suggestion might be made to Mr. Noman that would reduce the annual interest cost? देखें, अगर ये कंपनी बैंक की तरफ नहीं जा रही और ये इनको सिर्फ यहाँ जो है जो ट्रेड क्रेडिट है इसी के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है, तो मिस्टर नोमान को क्या सजेस्ट करेंगे? तो मिस्टर नोमान को हम ये सजेस्ट करेंगे कि भाई आप अगर डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे तो आप इतना जल्दी 15 दिन में पेमेंट क्यों कर रहे हैं? आप बेहतर है कि 15 दिन के बजाय वो 30 डेज़ में आप पेमेंट करें. तो अज्यूमिंग द फर्म हैज़ मेड द डिसीजन नॉट टू टेक कैश डिस्काउंट, इट मेक्स नो सेंस टू पे बिफोर द ड्यू डेट. इन दिस केस पेमेंट 30 days after purchase or rather than 15 days would reduce the annual interest cost to 37.24. ठीक है, तो अगर आप 15 दिन के बजाय वो पेमेंट अगर 30 दिन करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट 149% आई है वो कम हो जाएगी. देखें, फार्मूले में हमने कैलकुलेट किया है कि कॉस्ट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाई 20. क्योंकि देखो पहले हम कह रहे थे n 15 ले रहे थे, डिस्काउंट डेज तो वही 10 है, लेकिन अगर हम n 30 लें और डिस्काउंट रेट तो ये हमारे पास n 30 माइनस 10 तो 20 आ जाएगा. तो हमारे पास देखो कॉस्ट आ रही है 37.245%. तो ये तकरीबन मोर देन 100% हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई. तो जब हमें डिस्काउंट अवेल नहीं करना तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है जल्दी 15 दिन के अंदर पेमेंट करें, बल्कि उसको 30 दिन तक स्ट्रेच करें. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये है कि डिटरमिन द एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ सेल assuming that the firm does not take the cash discount but pays on the final day of the net period. ठीक है, वो कह रहा है कि कंपनी जो है वो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रही बल्कि एंड ऑफ द डे जो है ना वो पेमेंट कर रहे हैं. तो कितना जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ रही. तो देखें, एक टर्म है 120 नेट 30, यानी 1% डिस्काउंट अगर 20 दिन में पेमेंट करते हैं, अदरवाइज़ 30 दिनों में उनको पूरी पेमेंट करें. और जो जिस कंपनी ने ये बाइंग की है उसकी जो बाइंग कॉस्ट है वो 500 रुपये. 500 रुपये में उन्होंने इसका सामान लिया है और ये टर्म्स ये हैं. 500 रुपये का सामान लिया है और ये टर्म्स ये हैं. तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम इनवाइस प्राइस के थ्रू जो है ना कैलकुलेट करें या इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करें तो रिज़ल्ट में क्या फ़र्क आता है. तो देखें, अगर 20 दिनों में पेमेंट करते हैं तो 1% डिस्काउंट है. 20 दिनों में पेमेंट करते हैं तो कितना डिस्काउंट है? 1%. 1% का मतलब है 100 रुपये पे 1 रुपया, 200 पे 2 रुपये, 500 पे कितना डिस्काउंट होगा? 5 रुपये. यानी अगर हम 20 दिनों में पेमेंट करते हैं, 20 दिनों में पेमेंट करते हैं तो हमें जो है 500 के बजाय 495 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 5 रुपये में डिस्काउंट मिलेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, 5 रुपये जो डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय जो हमें नेट पेमेंट करनी पड़ रही है 498. 5 जो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय नेट पेमेंट. ठीक है, जो 500 के बजाय हमें 495 पेमेंट. उसके बाद 365 तो फार्मूले का है. ठीक है, n 30 है और डिस्काउंट पीरियड 20 है, तो 30 माइनस 20 क्या, तो 10 आ गया. तो रिज़ल्ट आ गया 36.9%. तो ये तो हमने इनवाइस के थ्रू निकाला. इसी तरीके से अगर हम सिंपली इसी टर्म को यूज़ करें तो इसमें देखो 1% डिस्काउंट है. तो पीछे हमने फार्मूला देखा था कि डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट 360 n माइनस डिस्काउंट डेज. तो 1% डिस्काउंट है 1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 1 तो 99. 365 फार्मूले का है और n 30 माइनस 20 किया तो 10 आ गया. तो देखो अगेन वही रिज़ल्ट आ गया. तो चाहे आप जो डिस्काउंट टर्म है उसकी मदद से आप कैलकुलेट करें, चाहे आप इनवाइस प्राइस के साथ कैलकुलेट करें, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा. बाकियों को भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है. ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को रेफ़र करें. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है शान कंपनी हैज़ ए ₹5 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट विद MCB गुलशन ब्रांच. ठीक है, MCB ने जो है ना 5 मिलियन जो है क्रेडिट एग्रीमेंट है. ठीक है, क्रेडिट एग्रीमेंट का मतलब ये है कि वो पैसे यूज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो पैसे यूज़ ना करें, लेकिन उनका एग्रीमेंट है कि हम आपसे 5 मिलियन
तक अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। गुलशन ब्रांच एमसीबी के साथ उनका एग्रीमेंट है। बीइंग ए फेवर्ड कस्टमर, चूँकि ये बहुत ही अच्छा कस्टमर है ईशान कंपनी, द रेट इज सेट एट 1% ओवर द बैंक कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, तो जो रेट जो है उनको जो सेट किया गया है वो 1% ओवर द बैंक्स। तो बैंक्स का जो रेट है, यानी देखें, एक तो कॉस्ट होती है बैंक टू बैंक, जिसको हम कहते हैं काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। यानी अगर एक बैंक दूसरे बैंक से अगर उधार लेता है तो उनको काइबोर के ऊपर पेमेंट करनी पड़ती है। तो एक तो काइबोर है, ठीक है। तो काइबोर सपोज़ अगर 8% है, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक कह रहा है कि हम आपसे काइबोर से 1% ज़्यादा लेंगे, यानी 1% जो है और रेट ओवर दी बैंक्स कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो 1% ज़्यादा आपसे लिया जाएगा। यानी अगर 8% काइबोर यानी बैंक टू बैंक रेट चल रहा है 8%, तो हम आपसे 1% ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कस्टमर है। तो जो काइबोर के प्लस जो ऊपर स्प्रेड है वो उन्होंने 1% रखा है। वियर द कॉस्ट ऑफ फंड्स अप्रॉक्सीमेटली रेट ऑफ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट्स। ठीक है, जबकि जो बैंक्स टू बैंक जो कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो रेट डिटरमिन होता है वो सीडीज़ के थ्रू होता है। इन एडिशन देयर इज ए 0.5% कमिटमेंट फ़ी ऑन द अनयूज पोर्शन ऑफ द रिवॉल्विंग क्रेडिट। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना कंपनी ने, चूँकि देखो बैंक जो है वो अमाउंट अपने पास बाउंड करेगा, 5 मिलियन इसके लिए रिजर्व करेगा। तो बैंक ने ईशान कंपनी के साथ ये कंडीशन रखी है कि अगर आप पैसे जो है हम जितना पैसा, यानी आपने 5 मिलियन की बात की है, लेकिन अगर आप 5 मिलियन पूरे नहीं लेते, अगर 3 मिलियन लेते हैं या 4 मिलियन लेते हैं या 2 मिलियन लेते हैं, तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है 5 मिलियन में, अगर वो जितना भी अमाउंट है, अगर मिसाल 3 मिलियन लेते हैं तो 2 मिलियन आपको उसूलन 5 मिलियन पूरे उधार लेने चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं 3 मिलियन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी उनका रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट है। इसके मतलब ये नहीं है कि वो पूरे का पूरा उधार लेगा, वो 5 मिलियन भी ले सकता है, वो हो सके 5 मिलियन से कम ले। तो एमसीबी कहता है कि अगर आप 5 मिलियन से कम अमाउंट हमसे लेते हैं उधार और आप 3 मिलियन लेते हैं, तो 2 मिलियन जो आप फ़ंड हमसे नहीं लेंगे, जो आप फ़ंड हमारा यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि हम आपसे रिज़र्व करेंगे, तो हम आपसे 0.5% उन फंड्स के ऊपर एक कमिटमेंट फ़ी, समझे कि एक तरह का जुर्माना है, वो हम आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, इफ़ द CD's rate expected to average 9% for the coming year and the company expect to utilize on average 60% of the total commitment, what is the expected annual रुपी कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट एग्रीमेंट। ठीक है, वो कहता है CD का रेट जो है वो 9% है। 9% का मतलब ये है कि जो बैंक टू बैंक कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेयर द कॉस्ट ऑफ फंड्स एट द रेट ऑफ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो ये समझो कि बैंक टू बैंक का रेट है, तो वो तकरीबन 9% है। और MCB ने ईशान के साथ एग्रीमेंट किया है कि हम जो है जो बैंक टू बैंक रेट होगा उससे 1% ज़्यादा आपसे चार्ज करेंगे। तो 9% ये रेट है, 1% जो है ना वो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, तो ये टोटल 10% रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा, 10% रेट जो है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और शान कंपनी जो है 60% जो है वो कर्ज़ा लेने के मूड में, यानी 5 मिलियन का 60%। अब 5 मिलियन का अगर वो 60% लेंगे तो तकरीबन ये बनेगा 3 मिलियन को ही बनेगा, क्योंकि हाँ 3 मिलियन होगा, 5 मिलियन का 60% 3 मिलियन होगा, यानी 3 मिलियन जो है ना वो कर्ज़ा लेंगे जिसके ऊपर 10% रेट चार्ज होगा। ठीक है, और जो 2 मिलियन है वो यूज़ नहीं करेंगे, तो 2 मिलियन के ऊपर जो है वो कमिटमेंट फ़ी, MCB जो है वो 0.5% कमिटमेंट फ़ी एज ए जुर्माना अनयूज फंड्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम पहले पार्ट का आंसर देखते हैं कि कितना जो है ना कॉस्ट होगी। तो देखें 5 मिलियन जो है रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट है, उसका 60% 3 मिलियन बना, 3 मिलियन के ऊपर 10% लगाए तो 3 लाख रुपये इंटरेस्ट बना। उसके बाद MCB ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप जितना फ़ंड यूज़ नहीं करेंगे तो 5 मिलियन का 40% यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, आदमी 60% यूज़ कर रहा है तो 40% अनयूज़ है, तो 40% तकरीबन 2 मिलियन बन रहे हैं। 2 मिलियन के ऊपर जो है 0.5%, जो कि डेसिमल में आएगा 0.005, तो 10,000 जो है वो कमिटमेंट फ़ीस होगी। ठीक है, टोटल रुपी कॉस्ट जो है वो 3,10,000 रुपये इन एनुअल रुपी कॉस्ट बन रही है जो है ना इस एग्रीमेंट की। फिर पार्ट 2 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज कॉस्ट व्हेन बोथ द इंटरेस्ट रेट एंड कमिटमेंट फ़ी पेड आर कंसीडर्ड।
तो ये इन परसेंटेज कितनी कॉस्ट होगी, तो आप परसेंटेज देख लें। पार्ट 2 में 3,10,000 जो है एनुअल रुपी कॉस्ट है, और कंपनी ने जो फंड यूटिलाइज़ किया है वो 3 मिलियन किया है। तो 3 मिलियन उन्होंने एमसीबी से लिया और उसके बदले में उनको इतनी पेमेंट करनी पड़ी, तो ये तकरीबन 0.1033 यानी 10.33% जो है वो बन रहा है, परसेंटेज में इतनी कॉस्ट बन रही है। उसके बाद पार्ट सी में वो कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द परसेंटेज ऑफ इन ऑन एवरेज ओनली 20% ऑफ द टोटल कमिटमेंट इज यूटिलाइज। वो कह रहा है कि 60% के बजाय अगर वो 20% फंड लेता है, 80% नहीं लेता, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो विथ 20% यूटिलाइजेशन वी हैव 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.2, 10% रेट है, 9% प्लस 1%, तो ये तकरीबन 1 लाख रुपए यानी 1 मिलियन का कर्जा है, क्योंकि 20% 5 मिलियन का 1 मिलियन बनेगा, और 10% जो है वो रेट है, तो ये तकरीबन उसके ऊपर 1 लाख जो है इंटरेस्ट बनेगा। और 5 लाख का जो 80% जो अनयूज्ड है, और अनयूज्ड के ऊपर वो बता रहा है कि अनयूज्ड पोर्शन ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट के ऊपर जो है ना 0.5% कमिटमेंट फ़ीस चार्ज होगी। तो अनयूज्ड पोर्शन के ऊपर 80% जो कि 4 मिलियन बन रहा है, उसके ऊपर 0.005 अप्लाई होगा, तो ये 20,000 इन कमिटमेंट फ़ीस जो है ना वो होगा। ये टोटल कॉस्ट जो है ना 1,20,000 रुपये बन रही है। और उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1,20,000 जो है वो शान कंपनी एमसीबी को पे करेगा, जबकि उन्होंने जो टोटल फंड यूज़ किए हैं वो 1 मिलियन किए, तो ये तकरीबन 12% रहेगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट तो जो है वो कम आ रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है। तो द एनुअल डॉलर कॉस्ट गोज़ डाउन वाइल द एनुअल परसेंटेज कॉस्ट गोज़ अप at less of the total revolving credit agreement is utilized. Commitment fee and declining usable funds combine to produce this result. तो ये 12% क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो अनयूज्ड फंड के ऊपर जो है ना हमें कमिटमेंट फ़ी पे करनी पड़ रही है, दूसरा हमने कम उधार लिया है, जिसकी वजह से हमारी जो अमाउंट यहाँ पे हम पे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम फंड कम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये जो है ओवरऑल जो परसेंटेज रेट है वो चेंज यानी ग्रेटर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे वो कह रहा है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन विशेस टू बोरो ₹1 मिलियन फॉर 1 ईयर। एंग्रो कंपनी जो है 1 मिलियन जो है वो बोरो करना चाह रही है 1 साल के लिए। इट हैज़ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव अवेलेबल टू इट। ठीक है, एंग्रो के पास 3 ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एन 8% लोन ऑन ए डिस्काउंट बेसिस विथ 10% कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, देखें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिस्काउंट बेसिस, एक होता है कलेक्ट बेसिस। डिस्काउंट बेसिस में ये होता है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो उसी वक्त डिडक्ट करके फिर जो है कर्ज़ा दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर बैंक अगर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो जैसे ही आप लोन लेंगे 10%, सपोज़ 1 लाख आप उधार ले रहे हैं, तो अगर वो डिस्काउंट बेस्ड कंडीशन है तो बैंक क्या करेगा, उसी वक्त जो है 10% 1 लाख का जो है तकरीबन 10,000 रुपये वो माइनस करके आपको 90,000 कर्जा देगा। यानी डिस्काउंट बेसिस में ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो उसी वक्त माइनस करके फिर आपको कर्ज़ा दिया जाता है। डिस्काउंट में बेसिस में ये होता है कि इंटरेस्ट माइनस करके फिर आपको कर्ज़ा दिया जाता है। यानी 1 लाख अगर कर्ज़ा लेना है आपको और 10% जो है रेट है, तो आपको एट द टाइम ऑफ लोन आपको 90,000 दिए जाएंगे, 10% उसी वक्त माइनस कर दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट बेसिस में ये वाला इशू होता है। जबकि कलेक्ट बेसिस में ये होता है कि इंटरेस्ट आपका एंड ऑफ द ईयर माइनस होता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए लेंगे तो आपको उसी वक्त 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। आपसे जो सूद चार्ज करेंगे वो साल के एंड में करेंगे, ना कि उस वक्त। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये डिस्काउंट बेसिस पे 8% लोन एंड विथ 20% कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायर्ड, और 20% जो है वो कंपनी, यानी एक तो डिस्काउंट बेसिस पे वो लोन दे रहे हैं, प्लस जो है 20% कंपनसेटिंग बैलेंस जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने कवर किया था कि बैंक क्या करता है कि अपने पास एक सर्टेन बैलेंस कंपनी को बाउंड करता है कि इतना बैलेंस आपको हमारे पास रखवाना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसा तो आपका होगा, लेकिन ये कि ये पैसे आप हमसे ले नहीं सकते। तो अगर 1 लाख रुपए अगर वो उधार लेंगे तो समझो कि 20% कंपनसेटिंग बैलेंस है। ठीक है, तो वो तकरीबन 20,000 यानी अगर कंपनी 1 लाख उधार ले तो 20% उसको रखवाना पड़ेगा हर हाल में बैंक के पास कंपनसेटिंग बैलेंस, यानी उनको नेट अमाउंट मिलेगा 80,000। ठीक है, और दूसरा ये डिस्काउंट बेसिस पे लिया जाता है। तो अगर जो है ये वाली कंडीशन हो तो कॉस्ट कितनी होगी, तो हम यहाँ देखते हैं पार्ट ए में
कि 1 लाख रुपए के ऊपर अगर 8% 8% जो है रेट है तो तकरीबन ये 8,000 रुपये बनेगा। 1 लाख कर्जा अगर वो ले रहे हैं जिसमें 8% के ऊपर 8,000 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट बेसिस है तो ये इंटरेस्ट कम बैंक ने माइनस कर लिया, 20,000 रुपये बैंक ने कंपनसेटिंग बैलेंस रख लिए, यानी 28,000 कट गए। यानी 1 लाख कर्जे हमने लिया, हमें मिले रिटर्न में कितने 72,000 72,000, ठीक है। 8,000 इंटरेस्ट कट गया, 20,000 रुपये कंपनी ने जो बैंक ने कंपनसेटिंग बैलेंस अपने पास रख लिया, तो 72,000 जो है इन रिटर्न जो है वो हमें मिले। तो 72,000 की अमाउंट पे हमें सूद कितना पे करना पड़ा 8,000, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 72,000 तो 11.1%। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, एक 9% लोन ऑन ए डिस्काउंट बेसिस, अगेन ये 9% लोन भी डिस्काउंट बेसिस है, यानी इंटरेस्ट डे 1 पे माइनस होगा विथ 10% कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। अब 1 लाख कर्जा तो वही है। अब ये कंडीशन नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट बी को। 1 लाख रुपये कर्जा है, 9% इंटरेस्ट है, तो तकरीबन 9,000 रुपये बनेंगे। तो क्योंकि डिस्काउंट बेसिस है तो 1 लाख माइनस 9,000, ठीक है, तो 91,000 और उसमें 10% कंपनसेटिंग बैलेंस है, तो 10,000 रुपये जो है ना बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा क्योंकि वो पूरा पैसा हमें नहीं देगा, तो तकरीबन 19,000 माइनस होंगे तो 81,000, यानी 9,000 हम कॉस्ट पे कर रहे हैं कितने फंड्स के ऊपर 81,000 के ऊपर। अगेन इसकी कॉस्ट भी 11.1% बन रही है। तीसरा सीधा है कि 10.5% लोन ऑन कलेक्ट बेसिस, यानी इंटरेस्ट एंड में पे किया जाएगा, अभी आपको पूरे पैसे मिलेंगे विथ नो कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायर्ड, और कोई कंपनसेटिंग बैलेंस की कंडीशन में नहीं है। विच अल्टरनेट शुड द एंग्रो चूज इफ इट इज़ कंसर्न विद द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो देखें 10.5%, 1 लाख पे 10.5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसको 1 लाख पूरा मिलेगा, क्योंकि ना तो कंपनसेटिंग बैलेंस है ना कोई जो है ना वो है डिस्काउंट बेसिस पे, क्योंकि कलेक्ट बेसिस पे इंटरेस्ट एंड में जाके देना पड़ेगा, अभी उसको पूरे पैसे मिलेंगे। तो अभी अगर पूरे पैसे मिलते हैं तो 10,500 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 10.5% बन रहा है। तो एंग्रो को ऑप्शन सी को ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि ये सबसे चीपर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द शेजान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस है सीवियर कैश स्क्वीज एंड नीड्स ₹2 लाख ओवर द नेक्स्ट 90 डेज। शेजान कंपनी को जो है कैश में जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम है और उनको 2 लाख रुपए नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए उनको चाहिए, 2 लाख रुपए की उनको ज़रूरत है। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी प्लेज इट इज़ रिसीवेबल इन सपोर्ट ऑफ ए लोन। कंपनी ने जो है ना अपने रिसीवेबल को ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है। प्लेज का मतलब है रिसीवेबल को गिरवी रखवाना, रिसीवेबल्स को गिरवी रखवाना। तो ये कंपनी को 2 लाख की अशद ज़रूरत है 90 डेज़ के लिए, ठीक है। अकाउंटेबल वो ऑलरेडी जो है वो अपने जो है ना वो गिरवी रख चुके हैं। हाउएवर इट डज हैव ₹5,70,000 अनइनकम्बर्ड इन्वेंट्री, उनके पास जो इन्वेंट्रीज मौजूद हैं वो 5,70,000 की मौजूद हैं। डिटरमिन द बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेट फ्रॉम द फॉलोइंग 2 दैट आर अवेलेबल, ठीक है। अब जो है वो अपनी इन्वेंट्री को गिरवी रखवा के उधार लेना चाह रहे हैं, उधार उनको ज़रूरत है 2 लाख की, ठीक है। उनके पास रिसीवेबल ऑलरेडी गिरवी हैं तो ये रिसीवेबल का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 90 डेज़ के लिए उनको पैसे चाहिए और 5,70,000 की उनको इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो गिरवी रखवा के वो 2 लाख रुपये कर्जा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है मीज़ान बैंक का। द मीज़ान बैंक ऑफ द बहादुराबाद ब्रांच विल लैंड अगेंस्ट फिनिश गुड्स प्रोवाइडेड दैट दे आर प्लेस्ड इन ए पब्लिक वेयर हाउस अंडर इट कंट्रोल। मीज़ान बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको, मीज़ान बैंक की बहादुराबाद ब्रांच ने उनको कहा कि ठीक है हम आपको उधार देने के लिए तैयार हैं, इन्वेंट्री के अगेंस्ट हम आपको उधार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इन्वेंट्री जो है एक पब्लिक वेयर हाउस में रखनी पड़ेगी जो कि मीज़ान बैंक के कंट्रोल में होगा। एज द फिनिश गुड आर रिलीज फॉर सेल, जैसे जैसे आप फिनिश गुड आपकी जो है ना वो सेल होगा, ठीक है, आपका जो है लोन जो है उस हिसाब से कम होता जाएगा। द कंपनी करंटली हैज़ ₹300,000 इन फिनिश गुड and inventory would expect to replace finished goods it are sold out of the warehouse with the new finished goods so that it could borrow the full ₹2 lakh for 90 days, ठीक है। तो उनके पास अभी जो है ना 3 लाख की फिनिश गुड मौजूद है, टोटल 5,70,000 की इन्वेंट्री है, लेकिन ये कि उसमें फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल मिला के हैं, तो 3 लाख की फिनिश गुड उनके पास अवेलेबल है और वो गिरवी रखवा के जो है वो 90 डेज़ के लिए 2 लाख रुपये उनसे ले सकते हैं, उनको उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। द इंटरेस्ट रेट विल 10%, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% चार्ज होगा।
एंड द कंपनी विल पे क्वार्टरली वेयर हाउसिंग कॉस्ट 3000, यानी जहाँ दूसरे वेयर हाउस में अगर वो माल रखवाते हैं, पब्लिक वेयर हाउस जो मीज़ान बैंक की कंडीशन है, तो उसके ऊपर उनको जो है ना 3000 पे जो है कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। 3000 पे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो वेयर हाउस के अंदर वो माल रखवाएंगे गोडाउन के अंदर। तो ये 90 डेज़, यानी क्वार्टरली का मतलब 90 डेज़ की पेमेंट 3000। फाइनली इट विल एक्सपीरियंस रिडक्शन इन एफिशिएंसी एज ए रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, और चूँकि ये जब आप सेटअप करते हैं तो उसमें लाजमी बात है आपकी कंपनी डिस्टर्ब होती है, तो मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट लोअर एफिशिएंसी विल रिड्यूस क्वार्टरली बिफोर टेक्स प्रॉफिट बाय 4000। तो जिससे आपके प्रॉफिट्स में 4000 की कमी वाक़ई होगी, क्योंकि सारी डिस्टर्बेंस होगी, माल इधर चला गया उधर चला गया, तो उसमें जो ना आपकी सेल और आपकी मैनेजमेंट मेंटली डिस्टर्ब होगी, तो ये आपको नुकसान होगा 4000 का। यानी अगर मीज़ान बैंक के ऑप्शन में जाते हैं तो 3 लाख का सामान वो अगर गिरवी रखवाते हैं गोडाउन में, जिस गोडाउन में रखवाएंगे उसके जो चार्जेस होंगे 3000 होंगे। इस पूरे प्रोसेस में कंपनी को जो है ना 4000 प्रॉफिट कंपनी का कम होंगे ड्यू टू एफिशिएंसी कम होने की वजह से, क्योंकि कंपनी डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा जब वो 2 लाख रुपए कर्ज़ा लेंगे तो 10% जो है उनको उसके ऊपर सूद भी पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कंपनी को ओवरऑल कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 2 लाख अमाउंट है, 10% रेट है, 90 डेज़ डिवाइडेड बाय 365, 90 दिन का 90 डेज़ का, क्योंकि अगर 10% सालाना निकालें तो 20,000 बनेगा, लेकिन चूँकि कंपनी सिर्फ 90 डेज़ के लिए कर्जा ले रही तो 90 डिवाइडेड बाय साल के दिन 365 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4,932 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट बनी। वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं 3000, वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी, यानी कंपनी को एक तो सूद पे करना पड़ेगा इतना 90 डेज़ के लिए, 90 डेज़ की ये कॉस्ट होगी, और एफिशिएंसी 4000 90 डेज़ की, क्वार्टरली प्रॉफिट जो है उसका जो है वो 4000 कम होगा। तो ये कंपनी को इतना सारा 3 चीज़ों के कंपोनेंट पे करने पड़ेंगे। टोटल जो है 11,932 रुपये कंपनी को 2 लाख के बस 90 दिनों में कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन जो है वो पार्ट बी, द तामीर बैंक विल लेंड द कंपनी द मनी अंडर ए फ्लोटिंग लियन ऑन ऑल ऑफ इट्स इन्वेंट्री, द रेट विल बी 23% बट नो एडिशनल एक्सपेंस विल बी इनकर्ड। ठीक है, तामीर बैंक उनको सीधा सीधा जो है वो 23% पे कर्जा दे रहा है, बाकी कोई भी इसको कोई कंडीशन नहीं है कि सामान इधर रखवाओ, कोई कंपनी में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सीधा सीधा उनको 23% पे कर्जा दिया जा रहा है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जा रही, कुछ भी नहीं किया जा रहा। बस वो बैंक जाएंगे, उनको बैंक उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शेजान वालों को उधार दे देगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.23 यानी 23% 90 डेज़ के ऊपर हमने निकाला 11,342, 11,342। तो हम देख लें कि तामीर वाला जो अमाउंट है वो हमें कम नज़र आ रहा है। तो अल्टरनेटिव बी, द फ्लोटिंग लोन इज़ प्रेफर्ड, क्योंकि ये हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम इसकी तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लिप्टन कंपनी हैज़ बीन फैक्टरिंग इट इज़ अकाउंटेबल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। फैक्टरिंग का मतलब होता है कि आप अकाउंटेबल जो है सेल कर दें, यानी अकाउंटेबल एक होता है, पीछे हमने टर्म पढ़ा था प्लेज, प्लेज का मतलब गिरवी रखवाना। फैक्टरिंग का मतलब होता है कि आप जो है ना अकाउंटेबल सेल आउट कर दें, यानी किसी को दे दें। तो लिप्टन कंपनी जो है वो अपने अकाउंटेबल सेल कर देते हैं। अब जब सेल करते हैं, मिसाल 1 लाख के अकाउंटेबल आप जाते हैं बैंक के पास, बैंक को कहते हैं यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, बैंक कहता है कि ठीक है हम आपके अकाउंटेबल बाय करने के लिए तैयार हैं। तो आप कहते हैं ठीक है कितने में बाय करेंगे, तो बैंक कहता है 1 लाख के एवज हम आपको 95,000 रुपये देंगे, यानी बैंक कहता है कि ठीक है आपका जो 1 लाख का अकाउंटेबल होगा उसके अगेंस्ट हम आपको 95,000 रुपये देंगे, बाकी हम जाने आपका कस्टमर जाने हम उनसे खुद ही कलेक्ट कर लेंगे। तो उस पूरे प्रोसेस को हम फैक्टरिंग कहते हैं। तो अकाउंटेबल लिप्टन कंपनी जो है ना अपने अकाउंटेबल को फैक्टर करवाती है। फैक्टर में इनको ये नुकसान होता है कि इनको पूरे पैसे नहीं मिलते, यानी उनको कुछ परसेंट जो है बैंक उससे माइनस कर देता है, फिर बैंक जो है ना वो खुद ही कलेक्ट कर रहा होता है पैसे। तो उसमें कंपनी का हेडेक ख़त्म हो जाता है, कंपनी को अकाउंटेबल का अमाउंट जो है कुछ कटा के बाकी उसको पैसे जो है वो उसी वक्त मिल जाते हैं। उसके बाद बैंक का हेडेक होता है तो वो किस तरीके से जो है ना कस्टमर से आगे कलेक्ट करता है। तो 5 ईयर्स से कंपनी की ये प्रैक्टिस रही है कि वो फैक्टरिंग के ऊपर फोकस करें। द फैक्टर चार्ज a fee of 2% and will lend up to 80% of the volume of the receivable purchase for an additional 1.5% per month। ठीक है, तो जो फैक्टर है
फैक्टर चार्जेस 2% है, यानी कंपनी जब जाएगी फैक्टरिंग के लिए तो उसको 2% जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी फैक्टरिंग चार्जेस, यानी जितने भी रिसीवेबल होंगे, 1 लाख होंगे तो उसको 2,000 देने पड़ेंगे, अगर 2 लाख होंगे तो उसको 4,000 देने पड़ेंगे, जितने भी रिसीवेबल होंगे। और कंपनी जो है वो रिसीवेबल जितने भी होंगे, मिसाल अगर 1 लाख रिसीवेबल हैं तो कंपनी 80% यानी 80,000 तक बैंक को यानी कंपनी को उधार मिलेगा। अगर 2 लाख के रिसीवेबल होंगे तो 1,60,000 यानी 80% रिसीवेबल के अगेंस्ट उनको उधार दिया जाएगा। ठीक है, और जितना भी उधार दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर कंपनी के पास 5 लाख के अगर रिसीवेबल हैं या 4 लाख के अगर रिसीवेबल हैं, तो कंपनी जैसे ही बैंक के पास जाएगी तो बैंक क्या करेगा, 4 लाख के ऊपर 2% यानी 8,000 रुपये चार्ज करेगा। उसके बाद जो है कंपनी जो है वो 2 लाख रुपए कर्जा लेना चाह रही है, यानी पूरे 4 लाख लेना नहीं चाह रहे, पूरे 4 लाख उनको मिलेंगे भी नहीं क्योंकि 4 लाख का 80% उनको मिलेगा। लेकिन सपोज़ कंपनी चाहती है कि हम 2 लाख रुपए कर्जा लें, तो 2 लाख रुपए जो फर्दर वो लोन लेंगे उसके ऊपर 1.5% पर मंथ चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो जो फैक्टरिंग चार्ज है वो पूरे रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन जो ये जो 1.5% जो है वो जितना अमाउंट बैंक से लिया जाएगा उसके ऊपर चार्ज होगा। तो ये ज़रा डिफरेंस समझ लें कि फैक्टरिंग तो पूरे रिसीवेबल के ऊपर चार्ज की जाएगी, लेकिन 1.5% जितना अमाउंट लोन लिया जाएगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। द फर्म टिपिकली सेल्स ऑफ ₹5 लाख पर मंथ। कंपनी की जो सेल है वो 5 लाख रुपये सालाना, जिसमें 70% ऑफ आर अनक्रेडिट, यानी 5 लाख का 70% निकालें तो 3.5 लाख बनता है, जिसमें 3.5 लाख जो है ना उधार पे सेल होती है। बाय यूजिंग द फैक्टर 2 सेविंग्स वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, अगर आप फैक्टर को यूज़ करते हैं तो आपकी 2 सेविंग जो है ना अफेक्ट होंगे। ₹2,000 पर मंथ दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए क्रेडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर आप फैक्टर यूज़ नहीं करते तो आपके जो क्योंकि जब आप फैक्टर यूज़ करेंगे तो कंपनी जो है वो खुद ही कलेक्ट करेगी, खुद ही सारा अपना जो है ना सिस्टम चलाएगी। ठीक है, और यानी बैंक अगर आपसे उधार यानी रिसीवेबल ले रहा है तो वो फिर जो है ना वो बैंक खुद ही कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप फैक्टरिंग यूज़ नहीं कर रहे तो फिर जो है आपको खुद अपने अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट करना पड़ेगा, खुद अपनी जो है ना मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जब आप अपने यानी अगर लिप्टन कंपनी खुद अपने अकाउंट रिसीवेबल रिसीव करने की कोशिश करेगी, फैक्टर की तरफ नहीं जा रहे वो खुद ही अपने अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट करने की जो है ना वो कोशिश करेंगे, तो फिर उनको ₹2,000 पर मंथ, ठीक है, तो उनको क्रेडिट डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे ताकि वो जो है ना लोगों से पैसे कलेक्ट करें। उसके अलावा लाजमी बात है अकाउंट रिसीवेबल होगा तो उसमें पैसे डूबने के चांस हो गए, तो उसमें बैड डेट्स 1% भी पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर वो फैक्टरिंग की तरफ जाते हैं तो ऊपर वाली इनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो फैक्टरिंग की तरफ नहीं जाते तो फिर जो है कंपनी को खुद अपने अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए उनको 2,000 रुपये क्रेडिट डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे और 1% उनको बैड डेट्स की मद में लॉस होगा। The firm's bank has recently offered to lend the firm up to 80% of the face value of the receivable shown on the schedule of the account। ठीक है, अब ये दूसरा ऑप्शन है, ये फैक्टरिंग के अलावा ऑप्शन है। ये फैक्टरिंग वाला ऑप्शन में ये कंडीशन थी। अब एक और ऑप्शन है कि बैंक ने कंपनी को ये ऑफ़र दी है कि आपके 80% जो रिसीवेबल हैं उसके ऊपर हम आपको पैसे उधार दे सकते हैं। 80% का मतलब ये है कि अगर 3.5 लाख रुपए उनके जो है ना कर्जा है रिसीवेबल हैं तो उसका 80% जो है उनको लोन मिल सकता है। द बैंक विल चार्ज 15% पर एनम इंटरेस्ट प्लस 2% मंथली प्रोसेसिंग चार्जेस पर रुपीस ऑफ रिसीवेबल लेंडिंग। ठीक है, बैंक जो है उनसे 15% सालाना और 2% मंथली प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करेगा। ठीक है, द फर्म एक्सटेंड टर्म ऑफ नेट 30 और कंपनी का जो लिप्टन कंपनी का जो क्रेडिट टर्म है वो 30 डेज़ है। एंड ऑल कस्टमर हु पे देयर बिल डू बाय 30th डे। तो जितने भी यानी अगर कोई भी ऑप्शन अवेल होता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को पैसे पेमेंट हो जाती है। चाहे कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल जो है फैक्टरिंग में लगा दे तब भी फैक्टर वाले को भी 30 दिनों के अंदर कस्टमर पे कर देंगे।
लेकिन अगर वो फैक्टरिंग ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, कंपनी कहती है कि नहीं हम खुद अपने अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करेंगे, तब भी कंपनी को 30 दिनों के अंदर पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, फैक्टरिंग वाले को भी 30 दिनों, यानी अगर फैक्टर की तरफ जाते हैं तो वो भी उनको 30 दिनों में पेमेंट मिल जाएगी। यानी जो भी फैक्टर करेगा, जो बैंक भी कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल बाय करेगा, उनको भी 30 डेज में पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर वो फैक्टरिंग ऑप्शन की तरफ लिप्टन कंपनी नहीं जा रही, वो चाह रहे हैं कि नहीं हम खुद अपना काम कलेक्ट करेंगे, तो उसमें भी उनको 30 दिनों के अंदर पेमेंट हो जाती है। शुड द फर्म डिसकंटिन्यू इट्स फैक्टरिंग अरेंजमेंट इन फेवर ऑफ बैंक्स ऑफर, क्या कंपनी को ये फैक्टरिंग ऑफ़र जो है वो ख़त्म करके बैंक की ये जो ऑफ़र है इसको ऑप्ट करना चाहिए। इफ़ फर्म बारोज ऑन एवरेज ₹1 लाख पर मंथ ऑन इट इज़ रिसीवेबल, अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो क्या कंपनी को इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? तो उन दोनों ऑप्शंस को हम एवेलुएट करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन नंबर 1 जो करंटली कंपनी जो है वो कर रहा है, तो उसमें देखें परचेज़ ऑफ रिसीवेबल। परचेज़ ऑफ रिसीवेबल जो है हमारे पास टोटल जो है कंपनी के पास जो सेल है वो 5 लाख है। ये 5 मिलियन गलती से लिखा गया है, ये बेसिकली 5 लाख है, ये 1 ज़ीरो इजाफी आ गया, ये 5 लाख है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 5 लाख। 5 लाख के ऊपर जो है जो कंपनी तकरीबन 0.7 यानी 70% उसका अकाउंट रिसीवेबल है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी 70% उसके रिसीवेबल हैं। तो और प्लस 0.02, ये 2 नहीं है 0.02 है क्योंकि 2% जो है वो फैक्टर चार्ज है, फैक्टर चार्ज 2% है। तो परचेज ऑफ रिसीवेबल 0.02, ये 0.2 नहीं है, ये 0.02 है, ये यहाँ मिस्टेक है। 0.02 यानी 2% मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी जो सेल हो रही है उसका 70% जो है वो रिसीवेबल हो रहे हैं, और ये 5 मिलियन नहीं 5 लाख है। ठीक है, 1 ज़ीरो ये गलत आ गया है। तो ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख हमारी सेल है, सेल का 70% रिसीवेबल है। ठीक है, और 2% फैक्टरिंग चार्जेस हैं। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो हमने मल्टीप्लाई किया है 7000। ये रिज़ल्ट सही आया है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ये वैल्यू गलत इंसर्ट हो गई हैं। तो ये 7000 जो है वो परचेज ऑफ रिसीवेबल, यानी जब आप फैक्टर करने जाएंगे तो फैक्टर चार्जेस जो है वो 7,000 रुपये लगेंगे। उसके बाद कंपनी जो है 1 लाख रुपये उनसे उधार लेगी, यानी पूरे पैसे उधार नहीं ले रहे, तो पूरे रिसीवेबल के ऊपर 70,000 जो है और 7,000 अप्लाई यानी कॉस्ट होगी। और कंपनी 1 लाख उधार ले रही है, 1 लाख के ऊपर 1.5% जो है उनसे चार्ज होगा। तो 1.015 इंटू 1 लाख, तो 1500 रुपये वो उनसे चार्ज हो रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। टोटल 8,500 उनकी कॉस्ट आ रही है, 8,500। ठीक है, आते हैं बैंकिंग ऑप्शन में। बैंक कह रहा है 15% सालाना, तो उसका मतलब मंथली कितना होगा? इंटरेस्ट रेट 0.15 डिवाइड बाय 12 करेंगे, 15% को 12 से डिवाइड किया तो मंथली रेट हो गया। 1 लाख रुपये अमाउंट है, तो 1250 रुपये महीने का इंटरेस्ट हो गया। फिर बैंक कह रहा है कि 2% हम जो है ना प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करेंगे, 2% 0.02। देखें यहाँ पर भी 0.02 होना चाहिए था, ये यहाँ गलत आ गया। यहाँ देखो ये 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर्जा, तो ये मंथली प्रोसेसिंग फ़ी 2%, चूँकि 1 महीने के लिए कर्जा लिया जा रहा है क्योंकि 30th डे पे जो है ना कस्टमर पैसे दे रहे हैं, तो ये 30 दिनों की बात है। तो 0.02 जो मंथली रेट है उसको 1 लाख, तो 2,000 इसके हो गए। उसके बाद जो है लाजमी बात है, जब कंपनी किसी और को अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल नहीं कर रही, खुद ही मैनेज कर रही है, तो उसको फिर ये वाली 2 चीज़ों को भी पे करना पड़ेगा। 2,000 रुपये उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे, क्रेडिट डिपार्टमेंट को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो इस ऑप्शन में जाएंगे तो उसको रिसीवेबल खुद से रिसीव करने पड़ेंगे, तो उसमें जो है ना उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा पैसे। तो ये 2,000 रुपये उनको ये देने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर वो कह रहा है कि 1% जो है वो बेड डेट है। अब 1% 5 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है, 70% जो है ना वो उधार पे सेल है, क्रेडिट सेल यानी रिसीवेबल। ठीक है, 1% जो है उसमें बेड डेट्स हो रहा है, तो 3,500 रुपये वो बन रहे। ठीक है, तो इस ऑप्शन में कंपनी को 1250 बैंक को सूद देना पड़ता है, 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ रही है, 2,000 रुपये क्रेडिट डिपार्टमेंट को देने पड़ रहे हैं, और 1% जो है उनको 3,500 रुपये बेड डेट्स में 8,750 बन रहे हैं। जबकि इस ऑप्शन फैक्टरिंग के अंदर जो है कंपनी को 2% ओवरऑल रिसीवेबल के ऊपर जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ रही है,
जो कि 7,000 रुपये बनने, और 1.5% जो है जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर देना पड़ा है जो कि 1,500 है, 8,500। तो हम देख सकते हैं कि फैक्टरिंग में 8,500 और बैंक फाइनेंसिंग में 8,750 रुपये बैंक को पेमेंट करनी है। द फर्म शुड कंटिन्यू इट इज फैक्टरिंग अरेंजमेंट, इट इज़ चीपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एनेक्स कॉर्पोरेशन इज ए चेन ऑफ appliance store in Karachi, Sindh. It needs to finance all of its inventory which average the following during the 4 quarters of the year। ठीक है, जो एनेक्स कंपनी है उसकी जो इन्वेंट्री है इन 1000 4 क्वार्टर्स के अंदर वो है 16 लाख, 21 लाख, 15 लाख और 32 लाख। ये 1000 में है तो ये 1600 नहीं है, बल्कि इनमें 3 जीरो आप ऐड कर लें, 3 जीरो ऐड कर लें, 3 जीरो ऐड कर लें। तो अब एनेक्स कंपनी के पास जो है ना 2 ऑप्शन है। एनेक्स करंटली यूटिलाइज लोन फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग लियन। ठीक है, एनेक्स कंपनी अभी जो लोन ले रही है वो एक फाइनेंस कंपनी के थ्रू ले रही है। द इंटरेस्ट रेट इज द प्राइम रेट प्लस 7.5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट प्राइम रेट है जो कि 7.5% है, जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के ऊपर पे जो रेट होता है उसको हम कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 7.5% है। तो अभी वो फाइनेंस कंपनी से 7.5% पे जो है ना वो लोन ले रहा है, बट नो एडिशनल एक्सपेंस आर इनकर्ड। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। 7.5% पे अभी उनको लोन मिल रहा है जो कि फाइनेंस कंपनी के थ्रू, जिससे ये अपनी इन्वेंट्री बाय करती है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, नेशनल बैंक ऑफ द कराची इज बिडिंग फॉर एनेक्स बिजनेस, इट हैज़ प्रोपोज्ड ए ट्रस्ट रिसिप्ट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, द इंटरेस्ट रेट विल बी 2.5% लोअर द प्राइम रेट। यानी इंटरेस्ट रेट जो है ये 7.5% से 2.5% कम होगा, यानी 5% होगा। विच सर्विसिंग कॉस्ट ₹20,000 ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट रेट 7.5% वो चार्ज नहीं करेंगे बल्कि 2.5% करेंगे, जबकि जो उसके बदले में यानी वो 7.5 के बजाय 5% लेंगे, लेकिन वो 20,000 रुपये सर्विसिंग चार्ज भी का चार्ज करेंगे। तो शुड द कंपनी स्विच फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वाई। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंस कंपनी माइनस एनपीपी। 7.5% फाइनेंस कंपनी ले रही है, 2.5% जो है वो उसको रिड्यूस कर रहा है नेशनल बैंक, तो 5% नेशनल बैंक चार्ज कर रहा है। क्वार्टरली डिफरेंशियल जो है 5% अगर रेट है सालाना, तो अगर उसको 4 से डिवाइड करें तो 1.25% जो है ना वो क्वार्टरली रेट हो गया। अब इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग, अब लाजमी बात है अगर आप एनबीपी वाले ऑप्शन को यूटिलाइज़ करते हैं तो आप हर क्वार्टर में 1.25% बचाएंगे, क्योंकि आपको इतनी कम कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ रही है। तो आप देख लें क्वार्टर 1 में जो है वो 16 लाख रुपए की अगर इन्वेंट्री वो बाय करता है, 1.25% के ऊपर अगर उनको जो पे करना यानी कि इंटरेस्ट है, तो 16 लाख पे 1.25% जो है ना वो 20,000 बनता है। 21 लाख पे 26,250, यानी अगर ये हम देख लें तो हमें टोटल 1,05,000 की एनुअल सेविंग होती है। और एनुअल सर्विसिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रस्ट रिसिप्ट लोन ₹20,000, जबकि एनबीपी जो है इनको ये बेनिफिट तो ये मिल रहा है, लेकिन उनको जो कॉस्ट पे करनी पड़ी वो 20,000 पर क्वार्टर है। अब जब हमने बेनिफिट देखा तो 1,05,000 का, जब हमने कॉस्ट देखी तो 20,000 क्वार्टरली, सालाना 80,000 बन रही है। तो हमने देखा कि कॉस्ट 80,000 है, बेनिफिट 1,05,000 है। तो एज द सेविंग एक्सीड द इंक्रीज कॉस्ट द कंपनी शुड यूटिलाइज एनबीपी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो कंपनी को ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट यूटिलाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।